फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 40 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से लिए गए। आपके 2018 दहेज एग्ज़ाम के हैं, जो आपके एमपी के जो अदर्स एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका पीएटी हुआ और आपका पीबीएफटी, आपका ये दहेज का एग्ज़ाम हुआ, आपका पीएनएसटी एंड जीएनटीएसटी वगैरह, जिसमें भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, केमिस्ट्री से टॉपिक आते हैं। तो ये पेपर आपके लिए भी है, क्योंकि जो एमपी गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी जो एग्ज़ाम पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें लगभग सेम सिलेबस है और सेम टाइप का क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। तो आपको सारे करने हैं, क्योंकि शायद इस बार अगर इस एग्ज़ाम में आए तो नेक्स्ट टाइम आपके एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या यही क्वेश्चन आपके एज इट इज़ आ जाए उसमें। तो इसलिए ये सारे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़, जो शुद्ध पानी बिजली का संचालन नहीं करता है, क्योंकि यह आपको पता है कि जो आपका प्योर वाटर होता है वो पानी का संचालन क्यों नहीं करता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्या होता है, नॉन आयोनाइज्ड होता है, इसमें आयंस होते ही नहीं है। तो फिर जब आयंस नहीं होंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए आपका जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। इस टाइप से आपको करना था। ठीक है, अब आप सेकंड नंबर पे देखेंगे तो इसमें सेकंड नंबर पर आपका है कि रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज द रेडियोधर्मी क्षय का पालन करता है। जो रेडियोधर्मी क्षय होते हैं वो काय का पालन करते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स का पालन करते हैं ये रेडियोधर्मी क्षय। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो ये आपको अपने 11th-12th में जो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, कोचिंग वगैरह की होगी, तो आपको ये सब आना चाहिए और आपको आते होंगे। ठीक है ना। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू इट्स, जो SO2 की आपकी ब्लीचिंग गुण इसके कारण होता है। तो SO2 का जो ब्लीचिंग गुण है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब आप चायक गुण के कारण होता है। ठीक है, आप अगर ब्लीचिंग एक्शन करेंगे SO2 का तो आपको पता चलेगा ये किसका कारण है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का। और कुछ आपको ऐसे होते हैं कि वो आपको लर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि वो मतलब कि आपको अगर समझाएं या फिर उसका मतलब सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको कुछ जो डायरेक्ट हैं वो आपको डायरेक्ट ही याद करने हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट गिब्स। तो ये जैसे बसा का हाइड्रोलिसिस देता है तो क्या देता है आपको, ग्लिसरॉल देता है। ठीक है, अब आपका आ जाता है इसमें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम इज कैप्ड। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको जो जनरल साइंस वगैरह भी होती है ना, 10th का सब्जेक्ट, उसमें भी आपको पढ़ाया जाता है कि पोटेशियम इज कैप्ड, पोटेशियम को रखा जाता है तो काय में, मिट्टी के तेल में या फिर इन कैरोसिन। ठीक है, कैरोसिन को आप बोलते हैं मिट्टी का तेल, यहाँ पे मिट्टी का तेल भी आप लिख सकते हैं, है ना, कैरोसिन या मिट्टी का तेल। ठीक है, इसमें रखा जाता है पोटेशियम को। अब आपका 6 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है वाई हीटिंग अमोनियम साइनेट और यूरिया बी गेट। अमोनियम साइनेट या यूरिया को गर्म करके हमें मिलता है। तो अगर आप अमोनियम साइनेट और यूरिया को गर्म करें तो जो उनकी रिएक्शंस होगी उससे हमें क्या मिलता है, तो इससे हमें वाई यूरेट मिलता है। देखो जो अमोनियम साइनेट है, इसमें अमोनियम साइनेट उसका जो फॉर्मूला है वो आपका होता है CH4N2O। ठीक है, और इसमें यूरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 का होल। ठीक है, ये होता है आपका। तो जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो जो आपको ब्यूरेट है वो आपको मिलेगा। तो जो ब्यूरेट का फॉर्मूला आपका बन जाएगा वो आपका बनेगा C2H5N3O2, इस टाइप से बनेगा आपका, है ना। और प्लस इसमें जो बचेगा वो आपका बचेगा NH3, मतलब अमोनिया बच जाएगा इसमें से, और जो C2H5N3O2 बनेगा वो आपका हो जाएगा वाई यूरेट। ठीक है, तो इस टाइप से ये केमिकल रिएक्शन इनके बीच में होती तो आपको बायूरेट कंपाउंड मिल जाता है। इस टाइप से आपको याद रखने हैं कि किसका फॉर्मूला क्या है, फिर आपको खुद से उसके देखना है वो क्या लेफ्ट बच रहा है क्या कैसे, तो ये आपको उससे पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो 7th नंबर क्वेश्चन है इसमें वो आपका है कि पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ अ कार। एक कार के निकास धुएं में मौजूद जहरीली गैस होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जॉस्ट रहता है आपका है ना, तो एग्जॉस्ट होता है जो कार और 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वगैरह का, तो उसमें जो मौजूद जो धुआं निकलता है उसमें से, उसमें जो जहरीली गैसें होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, तो उसमें जो जहरीली गैस है आपकी इसमें वो है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो और जहरीली गैसें होती हैं वो भी मैं बता देती हूँ, शायद नेक्स्ट टाइम
दूसरे क्वेश्चन पूछ सके, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे तो दूसरी गैस के बारे में उसमें दिया हो, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, SO2, NOx कुछ अमाउंट में, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपके 4 मेन कंपोनेंट हैं। अगर आप वैसे देखें तो 3 हैं आपके, जो कार वगैरह से, बसेस से जो धुएँ निकलते हैं उनमें जो जहरीली गैस रहती है वो आपकी ये होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका आता है 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए मोस्टली आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आप लोग थ्योरी पढ़ें, है ना, डेफिनेशन पढ़ें, उनके मेन मेन पॉइंट पढ़ें, फॉर्मूला वगैरह आप लोग पढ़ें। तो ये सब अगर आपने कर लिए तो आपका हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो 1-2 आते हैं, अगर आपने नहीं बने तो आपका 1-2 मार्क्स में कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, पूरे अच्छे से हर टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है, उसके पूरे मेन मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, डेफिनेशन पढ़नी है, क्या यूज़ है, क्या कैसे है, इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो पढ़ने हैं आपके, ठीक है। इम्प्योर कैम्फर इज प्यूरीफाइड बाय, अशुद्ध कपूर शुद्ध किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है अशुद्ध कपूर को शुद्ध, तो सब्लिमेशन से, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन आपका क्या होता है इसमें कि डायरेक्ट कन्वर्जन होता है किसका, सॉलिड टू वेपर, है ना, सॉलिड टू वेपर में डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। वेपर कह सकते हैं इसे, हम गैस भी कह सकते हैं और इसे हम स्टीम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं कि आइस, इसका एग्जांपल हो सकता है आइस को डायरेक्ट अपन आइस को वाटर में कन्वर्ट ना करके डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट कर लें, है ना, तो वो आपका एग्जांपल हो जाएगा काय का, सब्लिमेशन का। और सब्लिमेशन के अपोजिट जो क्रिया होती है, यानी कि स्टीम से अगर हम आइस बनाएं, अपोजिट करें, तो वो आपकी हो जाएगी डिपोजिशन। यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, डिपोजिशन, DEPOSITION, ठीक है। डिपोजिशन यानी कि निक्षेप, आप इसे हिंदी में निक्षेप भी बोल सकते हैं, जो आपका सब्लिमेशन की अपोजिट होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कपूर होता है, जब आप कपूर को जलाते हैं तो कपूर आपका सॉलिड फॉर्म में आपके पास रहता है, जब आप उसे जलाते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में बन के उड़ जाता है, यानी कि सॉलिड का जब डायरेक्ट कन्वर्जन हो आपका वेपर गैस या स्टीम में, तो वो आपका कहलाता है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो जो अशुद्ध कपूर होता है उसे इसी टाइप से शुद्ध किया जाता है, ओके। अब 9th नंबर क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी ऑल्सो कॉल्ड, जो विटामिन डी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, विटामिन डी का नाम है, ठीक है। और जैसे आपका राइबोफ्लेविन पूछ रहा है इसमें, तो ये आपका होता है विटामिन ए होता है आपका राइबोफ्लेविन, ठीक है। इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये आपका होता है विटामिन सी का, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है थायमिन, तो थायमिन आपका जो होता है वो है विटामिन B1। तो इस टाइप से आपको ये विटामिन के नाम भी याद रखने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखा था विटामिन से एक क्वेश्चन आया था, तो विटामिन से आपका मतलब कि 100% चांस है आपके कि विटामिन से कोई एक क्वेश्चन आए। तो जितने भी विटामिन के नाम है वो आप याद जरूर कर लेना, जैसे विटामिन A, B, C, D, E। तो जैसे यहाँ पे विटामिन ए का तो आपका हो गया, एक बार मैं पूरे बता दे रही हूँ तो आप लोग सुनते जाएं। विटामिन ए का होता है रेटिनॉइड्स, ठीक है। विटामिन बी का यहाँ पे बताया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी का आपका थायमिन, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन एच होता है बायोटिन। फिर विटामिन अगर बी की सीरीज देखें तो B1 होता है आपका थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, है ना, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोवालमिन। तो इस टाइप से आपके ऐसे हो जाएंगे, आपको ये सब याद करके रख लेने हैं, ठीक। अब 10th नंबर अगर आप क्वेश्चन देखें तो 10th नंबर में आपका होता है इन साल्ट ब्रिज KCl यूज्ड बिकॉज, सॉल्ट ब्रिज में KCl का प्रयोग होता है, क्यों, तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसमें KCl का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि द ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इज़ नियरली द सेम, जो इनकी स्थानांतरण संख्या है वो लगभग सेम होती है, इसलिए KCl का प्रयोग होता है साल्ट ब्रिज में, ठीक है। अब 11th नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो ये है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन द, प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो विशिष्ट दर स्थिरांक है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो आपकी निर्भर करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ओके।
इस टाइप से आपका 11th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब 12th क्वेश्चन में पूछा है ग्लिसरीन इज़ अ और एन। ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन एक क्या है, तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है ग्लिसरीन, ठीक है। ये जो ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है वो भी आप याद रख लें। और ये क्यों आपका ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि जो ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8O3, ठीक है। तो इसमें C क्या है, 3 है, तो इसको अपन जब इसका IUPAC, जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे अपन इसे डिस्क्राइब करेंगे IUPAC में, तो इसी पे आप देखिए जो OH अपन 3OH अगर आप मान लें, तो यहाँ पे अगर आप लिखें तो OH और OH बॉन्ड ये 3 बन गए, और बाकी सब जगह पे आपके H बॉन्ड इस टाइप से आपके ये डिवाइड हो जाएंगे, तो आपका H8 हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 H8 हो गए, O3 हो गया आपका, और 3C हो गया। तो इस टाइप से ये आपका जब आपकी ऐसे ये आप बनाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसमें जो आपका IUPAC नेम आप डिनोट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ये आपका OH एल्कोहल हो गया, तो ट्राई हाइड्रिक मतलब कि 3C हैं इसमें, और ये इसमें H बने हुए, तो ये हो जाएगा ट्राई हाइड्रिक और एल्कोहल, ठीक है। 3 एल्कोहल बनना, तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल इस टाइप से आप इसका नाम डिनोट कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ग्लिसरीन का, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखने हैं। आप इन सबके भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। आपको इसमें ग्लिसरीन का फॉर्मूला आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैवीएस्ट अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में सबसे भारी है। तो इनमें जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो आपका है ट्रीटियम, ठीक है। ट्रीटियम आपका हैवीएस्ट एलिमेंट है, क्योंकि जो इसका एटॉमिक मास है वो आपका इसमें सबसे ज़्यादा है, 3 AMU है। बाकी अगर आप इसका देखें जैसे हाइड्रोजन का, तो आपका 1 हो जाएगा, है ना। ट्राइटियम का 3 अभी बताए हुआ है, आपका ड्यूटेरियम का हो जाएगा 2। इस टाइप से आपके रहेंगे। तो जो हैवीएस्ट इसमें हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ट्रीटियम, ठीक है। और अब आप इसमें देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, तो 40 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा नाइट्रेट्स ऑफ ऑल मेटल साल्ट, सभी धातुओं के नाइट्रेट हैं। तो वो क्या हैं, जो सभी धातु हैं उनके जो नाइट्रेट हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब ये जल में घुलनशील क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप इनका नाइट्रेट्स देखें जो आल मेटल का, तो जैसे ना सॉरी नाइट्रेट्स आप देखें मेटल्स का, तो वो जितने भी नाइट्रेट्स होंगे वो जल में घुलनशील हो जाएंगे। जब आप इनकी रिएक्शन करेंगे नाइट्रेट की, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप से ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्पीसीज, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने वाली प्रजातियां हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाली प्रजातियां हैं वो आपकी हैं CN पावर नेगेटिव, ठीक है। ये जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉन निकालने वाली प्रजातियां हैं, ठीक है, विड्रॉ करने वाली हैं। ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें से किसकी विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। तो आपकी सल्फर की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, क्योंकि जो सल्फर होती है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी सबसे ज़्यादा होगी। जब आप यहाँ पे मतलब देखेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे थर्ड रो अगर देखें पीरियोडिक टेबल की, जो आपकी थर्ड रो है, आप उसमें देखें, तो जब आप रो में स्टार्टिंग से यानी कि लेफ़्ट से राइट जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें थर्ड रो में आपका सबसे पहला पड़ता है यहाँ पे सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आपकी D ब्लॉक आता है। उसके बाद फिर जब लास्ट वाली रो के जो एलिमेंट हैं आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे खाली रहेगा। उसके बाद लास्ट में आपका रहेगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, और फिर आपका है क्लोरीन, ठीक है। तो अब आप इस टाइप से यहाँ पे देखेंगे, तो जब आप लेफ़्ट से यहाँ पे राइट में जा रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट में आएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप इसमें देखें कि सबसे लास्ट में कौन आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप सिलिकॉन देखें तो ये नहीं है, इसके बाद क्योंकि फिर एल्यूमिनियम इसके पहले है, तो ये भी नहीं होगा। सल्फ़र इसके बाद है, ये है, और ये फास्फोरस यहाँ है। तो सबसे लास्ट में आपका कौन सा आ रहा है, यहाँ पे सल्फ़र आ रहा है। तो सल्फ़र की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इस टाइप से आपको देखना है, ठीक है। तो जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल है वो आपको रटी होनी चाहिए, है ना, रो और कॉलम दोनों में। तो उस टाइप से आप फिर जाके देखेंगे, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करें, ओके।
अब इसमें आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, निम्न अभिव्यक्ति में से कौन सा सही है। तो आप देखिए इसमें एच इक्वस टू ई प्लस पी भी आपका सही है, क्योंकि जो आपका हीट होता है, हीट इक्वस टू क्या होता है आपका एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, जब प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होगा विथ एनर्जी कन्वर्जन, जैसे एनर्जी अगर आप एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी आपकी इकाई में हीट में कन्वर्ट होती है। तो जो हीट है वो आपकी इकाई किससे मिलकर बनेगी, एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, इससे आपका हीट बनेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस ये भी आपको पता है कि लाफिंग गैस क्या होती है। तो लाफिंग गैस आपकी क्या होती है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जिसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये है आपका ये नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड आप लाफिंग गैस कैसे बोल देंगे। ठीक, अब विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड डर नॉट एग्जिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड मौजूद नहीं है। तो इसमें जो हाइड्राइड है वो PH5 मौजूद नहीं है, क्योंकि जो पी की जो आपकी यहाँ पे देखेंगे पावर, वो आपके पी के मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, 3 पॉजिटिव। तो अगर इसमें देखेंगे तो जो PH5 है वो क्रिएट नहीं हो सकता, ये PH3 इसमें बन सकता है ना, NH3 हो सकता है, N2H4 क्रिएट हो सकता है। लेकिन जो PH3 है वो आप उसको जो पी में जो आपके हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो आपके 5 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है। तो आपका जो क्लोरीन एटम है, मतलब वो आपका उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन था ना, इसमें जैसे अगर आप देखेंगे कि क्लोरीन इसमें क्यों है, तो आपको जो बता दें कि क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं वो मतलब 3p ऑर्बिट होते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेस रहता है वो ज़्यादा रहता है ना। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, ये मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है। इसलिए आपका जो क्लोरीन होगा इसमें वो आपका क्या होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो आता है वो 21 नंबर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है। ये भी आपका जनरल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो आपका सबसे शुद्ध कोयला होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन अगर आप 22 नंबर क्वेश्चन देखें इसमें, तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन लीटर, ये आपका एक न्यूमेरिकल आ गया है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, मतलब कि आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है लीटर में। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन स्टैंड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितने वॉल्यूम में होगा। तो इसका आपको देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप सिंपल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे निकालें तो स्टैंडर्ड जो आपका प्रेशर हो जाएगा वो है 101.3 किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर आप देखें या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो आपका ये 273.15 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे केल्विन में आ जाएगा ये। ठीक, और फिर आपको इसमें टेम्परेचर प्रेशर हो गया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV इक्वल्स टू NRT। ठीक है, तो NRT तो आपके पास यहाँ पे P है, T है और R आपको अभी कैलकुलेट करना है। तो R जो होता है वो R की वैल्यू भी पता है सभी को, कि जो R की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, वो होती है 8.314 लीटर, है ना, लीटर किलो पास्कल, और यहाँ पे आ जाएगा पर किलो मोल। ठीक है, इस टाइप का आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, किलो पास्कल पर के मोल। ठीक है, पर किलो मोल, इस टाइप से ये R की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे जब आपकी ये R की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, अब आपको यहाँ पे और N निकालना है। तो N इक्वस टू होता है मास, तो मास आपका दिया हुआ है 16 ग्राम, और मोलर मास, तो आप मोलर मास अगर निकालेंगे मोलर मास, तो मोलर मास ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि मोलर मास आपका काय का है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन
का फॉर्मूला जो होता है वो O2 होता है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका एटॉमिक मास है 16 इंटू 2, क्योंकि आपके ऑक्सीजन की जो बैलेंस है वो आपकी 2 है, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। तो इस टाइप से यहाँ पे आप 32 लिख देंगे। तो 16 2 या 32, 1/2 आप लिख सकते हैं या फिर 1/2 को लिख सकते हैं। 0.5 तो n की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक है, अब आप यहाँ पे p की वैल्यू लिखेंगे 101 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू वॉल्यूम जो हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल में आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 8.314 इंटू 273। ठीक है, इस टाइप से ये रहेगा। फिर आप भी की वैल्यू निकालना है, तो जो आपका ये है यहाँ पे 101.3 वॉल्यूम, तो ये आप नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। एक सेकेंड, ये जो है वैल्यू ये आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये वैल्यू शिफ्ट करेंगे आप, यहाँ से मैं काट देती हूँ। तो v इक्वस टू जब ये आपका यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो 101.3 यहाँ पे आ जाएगा, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1134.861। इसे 1/2 को 0.5 लिख के इसमें मल्टीप्लाई करके 2 का इससे पहले डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये 101.3 बचेगा। और फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो जो v की वैल्यू है वॉल्यूम वो आपका निकल आएगा 11.20 लीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखें 22 नंबर क्वेश्चन में 11.2 जो आपका है सेकंड नंबर ऑप्शन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना था तो आपका पूरा आंसर निकाला था। अगर आपको यहाँ पे 16 की जगह 8 दिया होता तब भी आपको ऐसे ही करना था कि जो आपका मास था उसकी जगह पे 8 रखते थे। जैसे n इक्वस टू मास अपॉन मोलर मास था तो मास की जगह पे 8 रख देते, या फिर आपका यहाँ पे 32 दिया हो मास, जितना भी आपका मास गिवन हो वो आपको यहाँ पे रखना है। और मोलर मास जैसे ऑक्सीजन का पूछा है तो जो मोलर मास है वो हमेशा ऑक्सीजन का 32 ही रहेगा। ओके, तो इस टाइप से ये आप कर सकते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन्स विद द मोलिकुलर फार्मूला C5H8। देखिए आणविक सूत्र C5H8 के साथ संभावित एल्काइन की संख्या क्या है, तो ये बतानी है। तो जो संभावित संख्या है वो है यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगी ये मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये जो फॉर्मूला है मोलिकुलर फार्मूला एल्कीन्स का, तो इसके जब आप इसके जो आणविक सूत्र हैं वो बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एल्काइंस की संख्या है वो कैसी होगी। जैसे C5H8 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसे जिसके आणविक सूत्र या फिर मोलिकुलर फार्मूला बनाएंगे तो कैसे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बनाएं तो जैसे C5 आपको लगाना है तो यहाँ पे C5 अपन एल्काइंस है तो ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें आ सकता है ना, तो एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लेंगे यहाँ पे, बाकी सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे इसका तो बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगी 3 1 4, और इसकी भी 3 1 4 कंप्लीट हो गई है, फिर इनकी बैलेंस अभी बचेगी। तो इस टाइप से यहाँ पे H ये आ जाएगी, तो इनकी जो बैलेंस ये कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो एक आपकी ये प्रोसेस, एक ये आणविक सूत्र आपका मोलिकुलर फार्मूला बन जाएगा। इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर एक आप बना सकते हैं यहाँ पे जैसे HC, यहाँ पर ऐसे ये एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे दें, सॉरी यहाँ पे तो डबल बॉन्ड अभी दिया ही है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दें, है ना। फर्स्ट पे दिया, पहले सेकंड पर दिया था, यहाँ पर दिया था, अब आप थर्ड पे देंगे ऐसे इसी टाइप से। तो ये आपका यहाँ भी H आ जाएंगे, तो ये आपकी इसकी बैलेंसी ये कंप्लीट है ना, और इसकी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस टाइप से आप बनाएंगे तो एक और आपका ये आणविक सूत्र बन जाएगा, फिर आपका एक और इसमें बन जाएगा, एक यहाँ पे आप बना लें। अब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आप थर्ड पर रख देंगे तो ये ऐसा आपका आ जाएगा, है ना। और एक आप C यहाँ पे ले लें तो इसके ये 3 बना लें। इस टाइप से आप यहाँ पे बनाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे आपका पूरा बन जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ये इसके H आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये मोलिकुलर फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आपका एक और बन जाएगा। तो इस टाइप से आप आणविक सूत्र बनाएंगे तो आपके ये 3 बनेंगे। ठीक है ना, 3 से ज़्यादा नहीं बन सकेंगे। तो ये आपका इस टाइप से निकालना था कि आपके मोलिकुलर फार्मूला कितने बन सकते हैं C5H8 से। तो
वो हैं आपके 3, ठीक है। अब इसमें जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो है विच गिव्स ग्रीन कलर इन फायरवर्क। फायरवर्क में जो ग्रीन कलर है आतिशबाजी का हरा रंग वो कौन देता है, तो बेरियम देता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण आता है, ठीक है। तो अब ये है कि द करेक्ट केमिकल नेम फॉर CH3 होल थ्राइस इंटू CH वुड बी। CH3 होल थ्राइस CH के लिए सही रासायनिक नाम होगा तो ये आपका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि जब आप इसका देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप खोलेंगे तो इसको बनाएं तो ये हो जाएगा आपका, जैसे C3 है तो यहाँ पे C3 लिख लेंगे, ठीक है ना। और फिर एक यहाँ पे आप इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें 2 मिथाइल, तो मतलब कि फर्स्ट और सेकंड इस साइड से भी फर्स्ट सेकंड तो आपका 2 मिथाइल हो जाएगा। यहाँ पे आप मीथेन बना लें, है ना, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल और इसके भी बॉन्ड कंप्लीट कर लें तो यहाँ पे आप बन जाएंगे और इसकी वैलेंसी भी ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, और ये इसकी हो जाएगी, सॉरी ये, तो 1 2 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 5 6 7, ये 8 9 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अगर आप इसे खोल के देखेंगे ना तो आपका ये आ जाएगा C4, तो C4 हो गए आपके, और H जो है वो 10 हो जाएंगे, तो ये H10 हो गया। तो यहाँ पे जो है एक ये सेकंड नंबर पे आ गया, तो ये हो गया 1, यहाँ से देखेंगे 2, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो ये 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया। जिस साइड से आपकी मतलब कि C पर पहुँचने में आपकी कम नंबर्स आए उस साइड से आप देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट से देखें या राइट से तो दोनों साइड से इक्वल है, तो यहाँ पे आया 2 नंबर पे आपका मीथेन है, यहाँ पे ये मीथेन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मिथाइल, और ये C कितने हैं 1 2 3, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन इस टाइप से आपका इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ये IUPAC नेम इसका ये निकालना था, ठीक है, या फिर केमिकल नेम बोल सकते हैं। ये अब देखिए ये कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पॉजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज नोन एज, तो इन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स भी होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करें, ठीक, तो ये आइसोमर्स होते हैं, डायरेक्ट याद रखना है। दी हेलोफॉर्म रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग, जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है उसका उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। हेलोफॉर्म का उपयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म अभिक्रिया का उपयोग क्लोरोफॉर्म तैयार करने के लिए किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का आपको फॉर्मूला याद रखना है CHCl3, ठीक है। अब होता है हैवी वाटर भारी जल, तो भारी जल आपको पता है क्या होता है, D2O भारी जल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूट्रॉन जो डिस्कवर्ड किया था वो आपका किया था जेम्स चैडविक ने। इसकी एक ट्रिक भी है आपको याद करने की, RTC, और यहाँ पे आपको लिख लेना है पेन। तो यहाँ पे जो होगा R क्या है आपका इसमें, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया यहाँ पर, आपको एक सेकेंड यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, पहले आपको पेन लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है RTC। तो यहाँ पे जो होगी प्रोटॉन का डिस्कवर्ड किया था, ये आपके साइंटिस्ट के नेम है ना, और ये हैं आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, और जो न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो आप इस टाइप से याद कर सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पेन और RTC, ठीक है, रदरफोर्ड थॉमसन और चैडविक, ठीक। तो यहाँ पे पूछा था आप न्यूट्रॉन का, तो क्या हो जाएगा C, मतलब जेम्स चैडविक, इस टाइप से ये याद रख सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के साइंटिस्ट की याद करने की, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी जनरल साइंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। सी वीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, सागर खरपतवार एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो सागर खरपतवार होता है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक। क्योंकि जो सागर के खरपतवार रहते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है, इसलिए उनसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का है, ठीक है, उनसे आयोडीन निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है, ठीक है। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज, साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, तो वो है 0, क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। जो रिएक्शन रिवर्सिबल है एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपकी अगर कोई भी रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है और फ्री एनर्जी चेंज है उसमें, तो वो क्या होगी आपकी 0 होगी, ठीक है, फ्री एनर्जी।
अब ये जो है 32 नंबर, इसमें क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी एंड डाइट कॉज। आहार में अगर आयोडीन की कमी हो तो आपका इसमें होता है घेंगा रोग या फिर गोइटर, गंडमाल, या फिर इसे घेंगा रोग भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। ग्वाइटर इंग्लिश का इसका नाम है, या गंडमाल हिंदी में गंडमाल या घेंगा रोग भी इसे बोल सकते हैं कि अगर आपके भोजन में आयोडीन की कमी है तो इससे घेंगा रोग हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो है टू सॉल्यूशन विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड, एक ही परासरण दाब के 2 विलयन कहे जाते हैं, तो वो कहे जाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासरी विलयन। टू सॉल्यूशन विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर मतलब कि एक ही परासरण दाब में 2 विलयन है तो उनको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी डायरेक्ट याद करने की है। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, अभी देखिए विटामिन से दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहले उन्होंने विटामिन जो डी का रासायनिक नाम है वो पूछा था, विटामिन बी का, सॉरी, वहाँ पे पूछा गया था, है ना, विटामिन बी का नेम पूछा गया था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो उसकी कमी होती है विटामिन ए, उससे कौन सा रोग होता है, तो इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग, ठीक है। और जो आपका बांझपन का है, इसमें जो 34 नंबर क्वेश्चन में स्टेरिलिटी या बांझपन होता है वो आपका होता है किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से होता है। और इसमें जो होता है स्किन डिसीजेज, तो स्किन डिसीजेज होती है विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से स्किन डिसीजेज, विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी, बांझपन। ये डायरेक्ट आपको याद रखने, क्योंकि ये जो है ये देखिए हर बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख की कमी हो, तो वो होता है विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से भूख नहीं लगती है, भूख में कमी आ जाती है। और नाइट ब्लाइंडनेस तो पता ही है विटामिन ए हो जाता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, इस टाइप से आपको याद रखने हैं। अब 34 हो गया। 35 नंबर पे है कि कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिकुलर इस, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन होते हैं, तो जो CO2 होता है इसमें जो कार्बन के अणु हैं वो होते हैं, तो वो होते हैं आपके sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp संकरण होते हैं इसमें, क्योंकि जब आप इसका निकालेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि जो C है इसमें 2 O है, तो जो इनकी रिएक्शन होगी उसमें जो C रहेगा वो आपका sp हाइब्रिड sp संकरण रहेगा, ठीक है। सिल्वर मिरर इज़ अ टेस्ट फॉर, जो सिल्वर मिरर होता है, रजत दर्पण या रजत परीक्षण है, रजत दर्पण परीक्षण है, वो क्या है, एल्डिहाइड्स है। सिल्वर मिरर इज़ अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक है। और यहाँ पे ये 36 हो गया। अब 37 देखिए, ये 37 नंबर क्वेश्चन है। लेड इज मोस्ट रैपिडली डिजॉल्व्ड इन, जो लेड होता है वो तेज़ी से घुल जाता है, तो किस में घुल जाता है, वो एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में तेज़ी से घुल जाता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये भी डायरेक्ट याद रखना है, एसिटिक एसिड। तो लेड इसमें तेज़ी से घुल जाता है क्योंकि ये इससे रिएक्शन कर लेता है, और अगर आप इनसे देखेंगे तो इजीली रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सब आपको केमिकल फॉर्मूला और इनका, हाँ, ये सब याद होने चाहिए, तभी आप उनकी रिएक्शन करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, रजत दर्पण में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, तो देखिए जो अगर आप सिल्वरिंग करें मिरर की, तो सिल्वरिंग क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं काय पे, ग्लास पर, कोटिंग ऑफ ग्लास विथ आ रिफ्लेक्टिव सब्सटेंस, जो रिफ्लेक्टिव सब्सटेंस होते हैं, है ना, उनसे कोटिंग करते हैं ग्लास में, तो वो एक सिल्वरिंग की कोटिंग करते हैं, है ना, ग्लास पर, तो वो आपका कहलाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो यूज़ किया जाता है काय के लिए, रिड्यूस करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट को, जब सिल्वर नाइट्रेट को अपन ऐड करते हैं काहे में, मिरर में, तो सिल्वरिंग में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं मिरर में, तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, वही इसमें पूछा है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, तो उसमें ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जब सिल्वर नाइट्रेट उस पर मिरर पर कोटिंग करी जाती है, तो जिससे उसकी जो प्रोसेस है उसमें मतलब कि जो मतलब ऐड किया जाता है मिरर में, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, उसकी रिफ्लेक्टिव सब्सटेंस को अच्छा करने के लिए, कि जिससे अच्छे से प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो उसमें ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। अब अगर आप 39 नंबर क्वेश्चन देखें, तो द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे अधिक अपचायक तत्व है, तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि जो पोटेशियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है,
+1 है, जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो उसका इंक्रीज होता है। जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होते हैं वो अप टू डाउन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसलिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो आपका इसमें पोटेशियम होगा। ठीक है, अब जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं। द चीप ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो वॉक्साइट। ये भी आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो वॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का चीप ओर है। इस टाइप से आपके केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो ये आपको देखने यहाँ पे, आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं ये पूरे आप सॉल्व करके देखें और सारे क्वेश्चंस वगैरह को देख लें प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इस टाइप से आपको करना है। और आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। कल न्यू पेपर्स का क्वेश्चंस देखेंगे केमिस्ट्री के। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।